जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है। इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ज़रूर लिखा करें। तो चलिए आंसर बताएंगे, वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अमरपाली। ध्यान रखेंगे। देखिए, अमरपाली नामक गणिका जो है ये गौतम बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी। एक पूछा जाता है कि प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुनी कौन थी, तो याद रखिएगा प्रजापति गौतमी। यहाँ पे लिख देते हैं प्रजापति गौतमी। ये कौन थी, तो प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुनी। ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, यहाँ से अभी आपको 6 से 7 और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे। सभी को आपको एक जगह लिख लेना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था, तो नोट कर लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, जैसे कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो याद कर लीजिए विंस्टन चर्चिल। यहाँ पे लिख देते हैं विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, तो नंगा फकीर। ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो याद कीजिए हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, नेताजी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी संबंधित प्रश्न बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, नोट कीजिए बारदोली की महिलाओं ने। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, सभी को नोट कर लीजिए। आगे देखिए, इस बगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नगदी फसल है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, गुजरात। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है गुजरात। आपसे पूछा जा सकता है केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। तंबाकू और हल्दी का पूछे तो आंध्र प्रदेश। चाय का पूछे असम। पटसन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। चावल का पूछे पश्चिम बंगाल। काजू और रबड़ का पूछे तो केरल। सभी को नोट करते चलिए। नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है त्वचा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है त्वचा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा सही जवाब है डी ऑप्शन
अवरक्त की यूरेनियम नाभिक में होते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल कर देखते हैं। ये दिया गया है यूरेनियम 92 और ऊपर है 235। तो देखिए ये जो 92 है ये क्या है, तो ये प्रोटॉन की संख्या है, यानी P का वैल्यू दिया गया है 92। और आप सभी जानते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये जो 92 है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है और प्रोटॉन की संख्या भी है। तो देखिए ऑप्शन सी में है 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखिए ये आंसर नहीं होगा, इसका जो सटीक आंसर होगा वही आपको बताना है। तो चलिए एक चीज़ पता कर लिए कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, 92 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 92 है। और 235 क्या है, तो ये ए का वैल्यू है, ए बराबर है 235। अब यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहे तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए बराबर पी प्लस एन। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस पी। तो a का वैल्यू है 235 और p का वैल्यू है 92। तो 235 में अगर 92 को माइनस करते हैं तो ये आता है 143। तो 143 क्या आ गया, ये न्यूट्रॉन की संख्या। अब चलिए क्लियर लिख देते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, 92, प्रोटॉन की संख्या भी 92, न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया, 143। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में है 92 प्रोटॉन, तो देखिए दिया हुआ है, और 143 न्यूट्रॉन ये भी दिया हुआ है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, ना कि सी होगा। आगे देखिए, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग के प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस बार भी मध्य से सिपाही की परीक्षा में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर जो विभिन्न रंग बनता है किस रंग के मिश्रण से। तो आप सभी जानते हैं 3 प्राथमिक रंग है, कौन कौन से हैं, तो लाल, हरा और नीला। इसी 3 रंग से विभिन्न रंग के प्रकाश का निर्माण होता है। तो आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो याद रखिएगा 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है पिटवा लोहा। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए लोहा की बात करें तो लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है किस अयस्क से किया जाता है, पूछा जाता है, तो हेमेटाइट। याद रखिएगा लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट अयस्क से। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछे तो बॉक्साइट अयस्क से। आगे देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो H11 ये क्या है, प्रोटियम है, H12 ड्यूट्रियम, H13 क्या है, ट्राइटियम। तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और ये जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार है, इसका सही आंसर है फाइब्रिनोजेन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और विटामिन में पूछे तो विटामिन के है, रक्त का थक्का बनाने के लिए जो जिम्मेदार है विटामिन के। और प्रोटीन में पूछे तो फाइब्रिनोजेन। भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, इसे पहली बार कब गाया गया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं
तो मेरे दूसरे चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे से क्लास चलती है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1911। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1911 वाला? तो याद रखेंगे विश्व, यहाँ पे लिख देते हैं विश्व नारायण धर ने। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। एक पूछा जाता है अमार, यहाँ पे लिख देते हैं अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और इसे किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो प्रथम भारतीय। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो ये कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कभी कभी एग्जाम में बाल गंगाधर तिलक का जन्म पूछा जाता है। तो इनका जन्म होता है 1856 में और मृत्यु 1920 में। दोनों को ध्यान रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी पत्रिका का संपादन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने ही नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की है। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 में क्या है पूछा जाता है? तो इसमें है विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? संसद। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है संसद। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है और इसे रखा गया है संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसके बारे में बताया गया है। ध्यान रखेंगे संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो देखिए ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय लिया जाता है। देखिए संयुक्त बैठक के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है?
तो अनुच्छेद 108 में। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय लिया जाता है, तो इसका सही जवाब है साधारण बहुमत से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1950 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इन सभी फैक्ट को जरूर नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पेरियार झील। ये लैगून झील नहीं है, ये एक कृत्रिम झील है जो कि केरल में स्थित है, याद रखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आपको कॉपी में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा 20 का? याद रखिएगा नरगिस दत्त। आगे देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किसके तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। कब हुआ था? तो 3 जून, वो डेट है 3 जून 1947 को, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो भक्ति प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस संत ने किया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है रामानंद ने। तुलसीदास की बात करें तो इन्होंने लिखा है रामचरितमानस को। और ये किसके समकालीन थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, ध्यान रखेंगे। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? चलिए आंसर बताइए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा तमिल। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है तमिल है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश, दोनों बोल सकते हैं। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश से संबंधित है हर्ष। और आपसे पूछा जा सकता है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। और एक प्रश्न बन सकता है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नोट कीजिए थानेश्वर। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज ले गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कन्नौज। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कृष्ण प्रथम ने
एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को बनवाया था, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी भी पूछा जाता है, तो कहाँ थी? मान्यखेत, यहाँ पे लिख देते हैं मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो देखिए ये रखा हुआ है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोर सिंहासन, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो यहाँ पे 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बाजीराव प्रथम। देखिए शिवाजी की बात करें तो शिवाजी प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे। और देखिए मराठा साम्राज्य की स्थापना अगर संस्थापक पूछे किसे माना जाता है, तो शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक पूछे तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि देखिए समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। उसके बाद ऊपर है समताप मंडल। और ध्यान दीजिए क्षोभ मंडल में पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है? तो याद रखिएगा 165 मीटर। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि ये सभी तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चाइना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चाइना। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो देखिए कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा डी ऑप्शन, फल से प्राप्त किया जाता है। कपास सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। कपास की खेती सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो याद रखिए काली मिट्टी में, जिसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ये सबसे पहले पश्चिमी घाट में पहुंचता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछे किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है कि तमिलनाडु में शीतकालीन जो वर्षा का कारण है कौन से मानसून है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, नोट करेंगे। और बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा, ध्यान रखेंगे। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो ये मिट्टी है कौन सी? तो याद रखिएगा काली मिट्टी।
ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है किसके काल में? तो अकबर के काल में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। शिमला समझौता कब होता है? देखिए, आपको शिमला समझौता, ताशकंद समझौता याद रखना है। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता जो है ये हुआ था किसके बीच में? तो सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही जवाब है 37 का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है पशुपालन। और देखिए, आज रात 8:30 बजे की क्लास बंद रहेगा, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, किसी को भी इंतज़ार नहीं करना है। 8:30 बजे की क्लास आज बंद है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ताना भगत का विद्रोह ये किन आदिवासियों से संबंधित था? तो 39 का सही जवाब है ताना भगत का विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित था? तो याद रखिएगा उराव जनजाति से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा जाता है। तो सिद्धू और कान्हू ने, यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। चलिए आंसर बताएंगे। जेनर डायोड का प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा, वोल्टता नियंत्रक में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है इसमें कोयला। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है चिकनी मिट्टी से। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट ये किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड में इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, विडाल टेस्ट, जो कि दर्शाता है साल्मोनेला टाइफी को ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो बहुत ही सिंपल है, क्लोरोफिल। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? तो ये होता है लगभग, याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो याद रखिएगा बरगद।
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। आखिरी प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।